Assalamualaikum dear student and all my respected viewers who are supporting me. Once again, welcome to my channel. I am Sheikh Mohammed Samir and today I have brought 12th English second section first poem and name of the poem is Song of the Open Road composed by Walt Whitman. But before starting this poem, I would like to request you please subscribe my channel and also press the bell icon to get updates of my latest videos. Now let's see introduction of Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. He is also known as influential poet in the American canon. American canon उसको कहा जाता है जो उस दौर की राइटिंग अच्छी मानी गई थी, इंपॉर्टेंट मानी गई थी, उसमें इनका शुमार किया जाता है वॉल्ट व्हिटमन का। कैनन के वैसे माने रूल्स प्रिंसिपल के भी होते हैं या फिर क्रिश्चियन पादरी के भी होते हैं। वॉल्ट व्हिटमन इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स से भी जाना जाता है, आजाद नज्म लिखने वाले। इनकी एक पोयम हमने 10th में पढ़ी थी जिसका नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी गई थी। इनकी मौजूदा नज्म जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये दरअसल लीव्स ऑफ द ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुई, इसका पहला सेक्शन है और इसके अंदर इन्होंने फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इसकी लाइन एक दूसरे से वैरी करती है और इसके अंदर राइमिंग स्कीम का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर फ्रीडम या फिर बोलेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, इस तरह के सेंट्रल आइडिया को पेश किया गया है। यहाँ पर सॉन्ग जब वो कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंजॉय कर रहे हैं अपने जर्नी को, और रोड को हम एसोसिएट कर सकते हैं अलग अलग तबके के लोगों से, जिसके अंदर इक्वालिटी वाली बात आ जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है रोड इज समथिंग दैट कैन सिग्निफाई इक्वालिटी। यहाँ पर रोड और एक चीज को सिग्निफाई करता है जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाना। Now let's see explanation of the poem. But before starting the explanation, let's see structure of the poem. This poem is divided into 4 stanzas. The first stanza is having 3 lines in it and remaining 3 stanzas are having 4 line in each. एक जो पहली स्टैंजा है इसके अंदर 3 लाइन है और दूसरे जो आने वाले 3 स्टैंजा है उसके अंदर 4 लाइन दी गई है, और ये लाइन एक दूसरे से वैरी भी करती है, इसीलिए इसको फ्री वर्स की बेस्ट एग्जांपल माना गया है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। आइए, अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, the long path before me leading wherever I choose. In this first stanza, the poet Walt Whitman has presented very important point that he has started his journey and he has planned his journey. मतलब वो जो सफर अफुट यानी हैपनिंग या होने वाक़ई होना या शुरू करना, यहाँ पर ले सकते हैं मीनिंग। और वो जर्नी कैसा है, लाइट हार्टेड इन्होंने स्टार्ट किया है, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी आज़ादी है। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और वो कहते हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो वो दुनिया को हेल्दी फ्री कह रहे हैं या फिर वो खुद को हेल्दी और फ्री मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तंदुरुस्त हूँ या फिर आज़ाद हूँ पूरी तरह से, और इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए, इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। और ये जो अपने आप को पूरी तरह खुद को काबिल समझते हैं इस चीज़ के कि वो इस रास्ते को इख्तियार कर सके जिस रास्ते पे वो चलना चाहते हैं या जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस पोएम के अंदर जो सेंट्रल आइडियाज है वो है फ्रीडम, सेल्फ, और साथ ही साथ जो जर्नी के बारे में कहा जा रहा है वो नेचर जो बताया जाएगा उस जर्नी के दौरान, ये सेंट्रल आइडियाज है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमको जो सेंट्रल आइडिया नजर आ रहा है इसके अंदर फ्रीडम यानी आजाद है वो अपने फैसले लेने में। सेकेंड स्टैंजा, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content, I travel the open road. हमने फर्स्ट स्टैंजा में ये पढ़ा कि पोएट ये कहता है कि ही इज
free to do whatever he want to do and he can choose any way wherever he wanted to go. वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है और उतना अपने आप को लायक या कैलिबर समझता है उस रास्ते को इख्तियार करने के। इसीलिए सेकंड स्टैंजा में वो शुरुआत करता है हैंस फॉर से और वो कहता है इसलिए आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, यानी मुझे तलाश नहीं है या मैं नहीं कहता किस चीज के बारे में, अच्छी किस्मत के बारे में, अच्छी तकदीर के बारे में, या वो कह रहा है कि ही डज नॉट नीड टू प्रे गॉड फॉर गुड लक, उसको अच्छे लक के लिए या हाथों की लकीरों के ऊपर मुनस्सिर रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, वो कह रहा है कि मैं खुद अपनी तकदीर लिख सकता हूँ। फॉर्चून यानी किस्मत या तकदीर, वो अपनी अच्छी तकदीर लिख सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है हाउ कैन ही, वो कैसे लिख सकता है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को इस लायक समझता है कि वो अपने अमल से, अपनी काबिलियत से अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है या अपनी तकदीर को संवार सकता है। Henceforth I whimper no more, अब वो कह रहा है कि इसीलिए अब मैं छोड़ दूंगा क्या चीज करना? विम्पर करना यानी कंप्लेन करना, शिकायत करना, अपनी नाकामयाबियों का या रुकावटों का रोना ये बंद कर दूंगा। पोस्टपोन नो मोर, जो चीजें हम पोस्टपोन कर देते हैं किसी वजह से कि अभी नहीं बाद में करेंगे, ये चीज भी करना वो बंद कर देना चाहता है। और साथ में ये कह रहा है कि नीड नथिंग, अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज एंड क्यूरलेस क्रिटिसिज्म, यहाँ पर कंप्लेंट्स और क्यूरलेस क्रिटिसिज्म दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ यानी मुराद ये है कि कंप्लेन करना, शिकायत करना, और क्यूरलेस क्रिटिसिज्म, वैसे क्रिटिसिज्म के माने होते हैं तनकीद करना, लेकिन क्यूरलेस क्रिटिसिज्म यानी कि शिकायत करना और इरिटेट हो जाना किसी चीज से और फ्रस्ट्रेट हो जाना कोई काम करते करते नाकामयाबी होने के बाद। तो कह रहा है कि इन सारी चीजों से वो बाज आ चुका है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, और अब वो क्या हो चुका है? मजबूत हो चुका है, ताकतवर बन चुका है, और कंटेंट है यानी सेटिस्फाइड है। आई ट्रैवल द ओपन रोड, और वो तैयार है इस खुले रास्ते पर चलने के लिए। Now let's see third stanza. The earth that is sufficient, I do not want the constellations anymore, any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि the earth that is sufficient, उसके लिए ये जमीन, ये रास्ता, ये खुला आसमान, ये काफी है। I do not want the constellations any nearer, वो किसी तरह के constellations के मानी होते हैं वैसे तारों का झुरमुट, लेकिन here we will take the constellation means those people who are more successful या who are ideal and people follow them, इस तरह के लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, इस तरह के लोगों से वो करीब नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि बगैर किसी से इंस्पायर हुए खुद अपनी जात से इंस्पायर होकर वो आगे बढ़ना चाहता है। आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर, वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि वो जो भी है ठीक है, उनकी जगह उनकी बात ठीक है, और उनके करीब जो लोग हैं वो भी ठीक है, लेकिन इन लोगों को वो नहीं रखना चाहता अपने करीब, या वो इन लोगों से करीब नहीं होना चाहता जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, वो कहता है कि ये सफाइस यानी काफी है उन्हीं लोगों के लिए जो उनको बिलोंग करते हैं, और वो खुद अपने आप को इन लोगों में शामिल नहीं करना चाहता जो इस तरह के कॉन्स्टलेशंस को अपने करीब रखते हैं, इस तरह के लोगों को अपने करीब रखते हैं। Now let's see last stanza. This stanza is different from above three stanzas. इसके अंदर पोएट थोड़ा पैरेंथेसिस थॉट पेश करता है, और वो ये प्रैक्टिकल होकर ये बोलता है कि still I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. वो यहाँ पर ये कह रहा है कि still I carry my old delicious burden. कितने खूबसूरती से वो कह रहा है कि पुरानी जो delicious burden है, मतलब जिम्मेदारियां, और उसको delicious कह रहा है मतलब वो खुशी से उसको एक्सेप्ट कर रहा है उन जिम्मेदारियों को, और कहता है कि I carry them with me, those men, women, इन सारी जिम्मेदारियों को मैं अपने साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर वो स्वेर यानी कसम भी खाता है, I swear
इट इज इम्पॉसिबल, वो कह रहा है कि मेरे लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे अलग हो जाना, उनसे छुटकारा पाना। मैं खुशी से उनको एक्सेप्ट करूंगा और उसके साथ आगे बढ़ूंगा, ऐसा पोएट वॉल्ट व्हिटमैन का कहना है। और वो लास्ट लाइन में ये कहते हैं, हिज बर्डन डज नॉट डिफाइन हिम, ही रादर एक्सेप्ट हिज बर्डन, यानी वो अपने बर्डन्स को छुटकारा नहीं पाते, अपने बर्डन से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते, बल्कि उनको एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिश में